आर्टिकल 12 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 12 आता है भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है ना। भाग 3 क्या है मानवी? भाग 3 क्या है? मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, मौलिक अधिकार। और ये आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। भाग 3 में कितने आर्टिकल आते हैं? 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 हमने बताया था लॉज, ऐसे कानून जो, चलो ठीक है, तुमने डलवाई दी थी हेडिंग शायद। लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हों, उनके बारे में क्या होगा है, उनके लिए क्या किया जाएगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं, सेविंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अदर लॉज, या लॉज ही लिख सकते हो उन्हें, अन्य कानूनों से मौलिक अधिकारों का संरक्षण। हमने इसकी रूपरेखा तुम लोग को बता दी शायद, ठीक है ना। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, हम फिर से बता रहे हैं। तो देखो आर्टिकल 13 के तहत हम उन कानूनों का अध्ययन करेंगे जो कानून मौलिक अधिकारों से अगर कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, विरोधाभासी पाए जाते हैं, तो उन कानूनों का क्या किया जाएगा, ठीक है ना। मान लो ऐसा कोई कानून है जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा हो, मौलिक अधिकारों को वायलेट कर रहा हो, तो ऐसे कानून का क्या होगा, ठीक है ना। तो जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून कई प्रकार के हैं भारत में। जैसे आर्टिकल 13 का फर्स्ट हमें उन कानूनों के बारे में बताता है जो संविधान के पूर्व से लागू हैं, अर्थात प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। हिंदी में क्या बोलेंगे? संविधान पूर्व विधियां। विधियां मतलब कानून। तो ऐसे कानून जो संविधान के पहले से ही लागू हैं, जैसे आईपीसी, सीपीसी। क्यों, ऐसा नहीं क्या? आईपीसी कब से लागू है? 1862 से। सीपीसी 1907 से। लागू है कि नहीं लागू है? तो ये क्या कानून इस प्रकार कानून नहीं है जो पहले से ही लागू है भारत में, है ना। इन पे समय समय पे बदलाव किए जाते रहे। तो ऐसे सारी विधियां क्या होंगी? संविधान पूर्व विधियां। आर्टिकल 13 का जो सेकंड है, यह बताता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। तो संविधान पश्चात विधियां, ठीक है ना, जो संविधान बनने के बाद कानून बने, उनको हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 13 में 3 में इसमें आती कानून की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लॉ, मतलब क्या क्या कानून के अंतर्गत माने जाएंगे, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम कानून कह सकते हैं, लॉ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ लॉ दी गई है, कानून की परिभाषा। इसके बाद आर्टिकल 13 का फोर्थ, आर्टिकल 13 का फोर्थ, इसको हमने 24वां संविधान संशोधन से 1971 में जोड़ा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए समझ लो इसको।
24वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1971 में इस को जोड़ा गया, इस आर्टिकल को, आर्टिकल 13(4) को। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल भाग 3 की कोई भी बात, भाग 3 में कही गई कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होती। बात समझ रहे हो कि नहीं? हमने क्या कहा, भाग 3 में कही गई कोई भी बात, भाग 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स, अर्थात मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें कोई भी बात कही गई हो वो आर्टिकल 368 पे लागू नहीं होती। या तुम सीधे सीधे इसको समझ सकते हो, मेन क्या है इसके लिए, आर्टिकल 13 का 3। बात समझ रहे हो कि नहीं? आर्टिकल 13 का 3 बताता है कि कानून वाकई में क्या होता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 13 के 3 में जो भी शब्दावलियां कानून के संदर्भ में बताई गई कि यही चीज कानून है, तो उनमें कही गई कोई बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ के जो शब्दावलियां हैं वो तो हम पढ़ लेंगे अभी जब इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है 13(4) में कि आर्टिकल 13(3) में उल्लिखित कोई भी विधि आर्टिकल 368 को रोक नहीं सकती, ठीक है ना। मतलब आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। किसी को यहाँ तक दिक्कत हो तो बताओ। ये ओवरव्यू समझ में आया सभी को? क्यों लक्ष्मी, किसी की समस्या आ रही, किसी को भी आ रहा? मान भी तुम्हें समीक्षा, बालकों, किसी को इससे कुछ पूछना हो तो बताओ पहले। में सभी को आ गया समझ में? तो जल्दी से जैसे हमने बोर्ड पे नोट किया वैसे ही नोट कर लो 2 मिनट के अंदर। तो देखो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे सभी का। पहली बात हम करेंगे आर्टिकल 13(1) की, ठीक है ना। जो भी आर्टिकल 13(1) से रिलेटेड होगा हम अगल बगल लिखेंगे बोर्ड पे, है ना। मार्कर चेंज कर लिया तो उसी को नोट करना, ठीक है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में ऐसे कानूनों की बात की जाती है जो संविधान के पूर्व से लागू, ठीक है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों की समीक्षा की और उन पे अपने डिफरेंट सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल दिए। तो कई प्रकार के जजमेंट में उन्होंने, कई केसेस में उन्होंने अलग अलग प्रकार के डॉक्ट्रिन को उन्होंने समझाया, सिद्धांतों को समझाया। जैसे इसमें एक पहला जो डॉक्ट्रिन है वो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अर्थात पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये आ रहा है ना, ठीक है। तो पहला क्या था, पृथक्करणीयता के सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत दिया था उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ, क्या बोलते हैं, एक्लिप्स। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स, अर्थात आच्छादन का सिद्धांत। और जो थर्ड है वो है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अर्थात वेवर में हमने क्या लिखाया था, परित्याग, ठीक है ना। वो तुम समझ नहीं पाओगे उससे, आदित्य जन्म मत पढ़ो। क्या है वो, परित्याग का सिद्धांत। अच्छा, ये सेवरेबिलिटी के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हम साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कि लैप्स में क्या होता है। तो देखो हम एक एक का अध्ययन कर रहे हैं और एक एक को समझ रहे हैं अच्छे से। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है ना, पृथक्करणीयता के सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, या मतलब ये सिद्धांत क्या कहता है। जैसे मान लो कि संविधान के पूर्व का कोई कानून लागू है, तो क्या होता है, हर लॉ में, कानून में कुछ सेक्शन होते हैं। कानून किसमें बटे होते हैं, सेक्शन में, अर्थात धाराओं में, और सब सेक्शन में, अर्थात उपधाराओं में। कानून किसमें बटे होते हैं, धाराओं और उपधाराओं में। जैसे संविधान किसमें बटा है, भागों और अनुच्छेदों में बटा है ना भाई। 22 भाग मिल के ही तो संविधान को बनाते हैं, और हर भाग में कुछ आर्टिकल आते हैं। तो ऐसे संविधान, ऐसे कानून किससे मिलके बना होता है, धाराओं से, कि धारा 1 ये, धारा 2, धारा 3, ठीक है ना। अच्छा, तो मान लो कभी ऐसा होता है कि संविधान के पहले से लागू किसी कानून में कोई ऐसी धारा है
जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। क्या कर रही है? मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। तो अपने आप ही वो धारा क्या हो जाएगी? अपने आप ही वो सेक्शन क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। ठीक है ना, अर्थात वो अपने आप ही हट जाएगा, उसको निरस्त मान लिया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो वायलेट हो रहा है इसकी वजह से, वो नहीं हट सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये सेक्शन हटाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं क्या हम? पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मतलब इस सेक्शन से हमने सेव किया उस फंडामेंटल राइट को, बचाया कि नहीं बचाया? अलग करके देखा ना उसको, तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत यहाँ पे। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि इस सेक्शन के हटने से ये पूरा कानून का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। मान लो इस लॉ में यही मेन सेक्शन था और इस सेक्शन को हमने हटा तो दिया क्योंकि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, लेकिन इस सेक्शन के हटने से इस लॉ का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए, फिर इस लॉ का कोई मतलब ही ना रह जाए, तो अपने आप ही इस पूरे लॉ को ही क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड। लेकिन वो फंडामेंटल राइट बचा रहेगा, उसका संरक्षण होगा। इसको क्या बोलते हैं हम? हमने उस कानून को क्या कर दिया? लैप्स कर दिया, कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बात समझ में आई कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? किसी कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को पढ़ेंगे तो समझ लो ध्यान से। क्या? मान लो कोई हमने कानून ऐसा बना रखा है कि जिसकी वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा कानून है जिसकी वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले उस कानून को हटाएंगे और फिर उसके बाद पुनः उस कानून की आवश्यकता पड़ने पर उसको लागू करेंगे। ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अंतर्गत उस कानून को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं वहीं पे। वो समाप्त नहीं होता है, वो अभी भी वहीं पे है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? कवर कर दिया। मतलब उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, वो उसको उस समय के लिए आच्छादित कर दिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आच्छादन का सिद्धांत। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। कब? 2020 में। क्या था ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा में SC ST की सीटों का आवंटन होता है। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में, लोकसभा एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती, इनमें किसका? SC ST का आरक्षण होता है, SC ST का रिजर्वेशन। क्या होता है? SC ST का रिजर्वेशन। तो इसको हर 10 साल पर रिवाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? रिवीजन किया जाता है इसका। तो हमने इसको रिवाइज किया। क्या किया? रिवाइज किया, और रिवाइज करके हमने इसको 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया। तो 2020 से 2030 तक के टाइम पीरियड के लिए SC ST का जो रिजर्वेशन है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में, वो सीटें उनकी बनी रहेंगी। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ जो आंग्ल भारतीयों की सीटें होती थी, एंग्लो इंडियंस की, एंग्लो इंडियन हम पहले ही बता चुके हैं नागरिकता पढ़ रहे जब, ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता में कोई एक भारतीय हो, ठीक है ना, और कोई दूसरा अंग्रेज हो, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं? आंग्ल भारतीय। तो शुरुआत में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आवंटन किया गया था, लोकसभा में 2 सीटों का और राज्य की विधानसभा में 1 सीट का, जिससे क्या हो कि उनका भी प्रतिनिधित्व बना रहे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि इनकी संख्या पर्याप्त नहीं रह जाएगी उस समय। लेकिन अब के संदर्भ में क्या है कि अब 10 लाख से कम संख्या बची हुई है इनकी, आंग्ल भारतीयों की, और भारत में ऐसी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर सीट, हर लोकसभा की सीट लगभग 20-25 लाख की आबादी पे है। इससे ज़्यादा ही है। जैसे कानपुर देखो ना, 45 लाख की आबादी। अपने कानपुर की कितनी है जनसंख्या? 45 लाख। और उस 45 लाख की आबादी में सिर्फ लोकसभा की 1 सीट। बोलो ऐसा है कि नहीं है? और वहाँ पर क्या है? आंग्ल भारतीयों में 10 लाख से कम संख्या और सीटें कितनी है लोकसभा में? 2। तो उन सीटों की अब बात ही नहीं की गई इस 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में। तो हमने उसको समाप्त नहीं किया अभी, लेकिन
उस पर हमने बात ही नहीं की, तो वो अपने आप ही क्या हो गया है, आच्छादित हो गया है, एक्लिप्स कर गया फिलहाल के लिए, अगले 10 सालों के लिए। भविष्य में सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे, संसद चाहे तो उसको फिर से रिवाइव कर सकती है। समझ गए सभी लोग? तो समझ में आया सभी को कि आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है? मतलब आच्छादन के सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी कानून पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब तक उस पर चर्चा नहीं की जाती है, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, ओवरशैडोड हो जाता है, मतलब उसको कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे समझ लो, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। हमें उसको जब से फिर से लागू करना हो तो हम तब से उसको फिर लागू कर लेंगे। उसके लिए संविधान संशोधन पुनः नहीं करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ये हो गया हमारा आच्छादन सिद्धांत। तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो देखो, अनलाइक यूएसए, अपने यहाँ क्या है, यूएसए में क्या है कि वहाँ पर लोगों को ये अधिकार है कि अपनी इच्छा से वो अपने मूल अधिकारों का त्याग कर सकते हैं, कुछ मूल अधिकारों का, सभी का नहीं, ठीक है ना। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं। भारत के संदर्भ में कोई भी अपने मूल अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता, और इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अगर कोई व्यक्ति ये कहे नहीं मुझे मरना है, तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन वो खुद ही कर रहा है, और उसको खुद का भी अधिकार नहीं है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सके, ठीक है ना। तो भारत में परित्याग का सिद्धांत बहुत मायने रखता है, और यहाँ पर कोई भी अपने मौलिक अधिकारों को अपनी इच्छा से त्याग नहीं सकता। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? सभी समझ में आ रहे हैं? कुछ पूछना तो बताओ। अभी हम बात करेंगे संविधान पूर्व विधियों की, ठीक है ना, पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। इसको नोट कर लो जल्दी से। ये हम 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पढ़ेंगे इन सभी को, कि संविधान पूर्व विधियों में क्या क्या परिवर्तन कब कब हुए, फंडामेंटल राइट्स में कभी हुए कि नहीं हुए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पूरी पॉलिटी पढ़ते समय ध्यान रखना, कई केसेस का हम लोग अध्ययन कर लेंगे। हमने तुम्हें कई केसेस बताए हैं, नहीं बताए हैं? एक दो बताना चाहो, कोई किसी को ध्यान हो? नहीं। हमने नागरिकता संशोधन में कोई कानून बताए थे केस, कोई भी ध्यान हो? एक बताया था, डीपी जोशी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो किसके संदर्भ में था? किसके संदर्भ में था? डोमिसाइल के रिस्पेक्ट में था। पढ़ते हो कभी? मोहम्मद रजा का पढ़ाया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या वो केस नहीं है? जब पूछा जाएगा तब क्या करोगे, याद नहीं करोगे? तो ऐसे ही धीमे धीमे करके हम केस बताते रहेंगे। कोयलो केस बताया था मैंने तुम लोगों को जब नवी अनुसूची पढ़ाई थी, नहीं बताया था क्या? 2007 में कोयलो केस आया था। और क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने के संदर्भ में कई केसेस आए, जैसे हम कुछ का चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले केस आया 1951 में शंकरी प्रसाद का केस। 1965 में किसका केस आया? सज्जन सिंह का। 1967 में गोलकनाथ केस। 73 में केशवानंद भारती केस। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस। उसके बाद एक एल चंद्र कुमार केस भी आया था, और उसके सबसे लास्ट में 2007 में क्या आया? कोयलो केस। तो हम इनका गहन अध्ययन करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इनको सही से नोट कर लो अपने हिसाब से, ठीक है? जल्दी नोट करो। सभी लोगों ने ये नोट कर लिया, ठीक है ना। तो हम समझाना तो नहीं, फिर से समझ में आ गया अच्छे से, रटने की आवश्यकता ही नहीं, समझ लो। तो सेवरेबिलिटी का डॉक्ट्रिन क्या है कि संविधान के पहले से लागू कोई भी कानून की कोई भी धारा अगर किसी मौलिक अधिकार का एनक्रोचमेंट करती है, अतिक्रमण करती है, तो संविधान तो उस कानून की पर्टिकुलर उस धारा को निरस्त कर दिया जाएगा, निरस्त मान लिया जाएगा। परंतु यदि उस सेक्शन के हटने से, उस धारा के हटने से उस कानून का अस्तित्व संकट में आ जाए, तो उस पूरे कानून को नल एंड वॉइड मान लिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड लैप्स। सेकेंड, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत जो भी कानून हम पर्टिकुलर यूज में नहीं है इस समय, लेकिन भविष्य में उसकी आवश्यकता हो सकती है, तो उस कानून को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है ना। उसकी तो इनएक्टिव करते ही क्या होता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम कानून को आच्छादित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। थर्ड में क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, परित्याग के सिद्धांत में, कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बोलते हैं। आगे देखो, इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। ये लिख लिया होगा ना सभी ने, एग्जाम्पल दिया था मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का। ये
अब देखो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, तो संविधान के पश्चात जितने भी कानून बन रहे हैं, तो अगर वो कानून मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा कौन? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के तहत। तो 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं ये, ठीक है ना। तो संविधान के पश्चात बने हुए कानूनों में कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करेगा तो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट्स की आर्टिकल 226 के तहत, और उनको ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 इज ऑल अबाउट, जब भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की हम बात करेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या आती है? रिव्यू पावर। क्या आएगी? रिव्यू पावर, अर्थात समीक्षा की शक्ति। ठीक है ना। तो आर्टिकल 13 के 3 सुप्रीम कोर्ट की पावर देता है कि वो संविधान के पश्चात बने हुए कानूनों को रिव्यू कर सकता है। जैसे सीए एक्ट के विरोध में कई रिटें डाली गई, ठीक है ना, कई याचिकाएं डाली गई, सॉरी, ठीक है ना। तो कई याचिकाएं, रिटें नहीं, याचिकाएं डाली गई, ठीक है ना। तो उन पर आखिरी निर्णय किसका माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत भारत के जो कोर्ट्स हैं वो रिव्यू का पावर रखते हैं। किसका पावर रखते हैं? रिव्यू का, समीक्षा करने का। तो समीक्षा करके वो अपना खुद ही निर्णय दे देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आर्टिकल 13 की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 13 में कानून की परिभाषा दी गई है, मतलब कौन कौन सी शब्दावलियों को या कौन कौन से बातों को हम कानून के अंतर्गत मानेंगे। तो हम किन किन चीज़ों को कानून के अंतर्गत मानते हैं, ये बस ये और पढ़ लो फिर जाओ। क्या क्या आएगा कानून के अंतर्गत? तो सबसे पहली बात कानून के अंतर्गत आएगा तुम्हारा अध्यादेश। क्या आएगा? अध्यादेश, अर्थात ऑर्डिनेंस। दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? आदेश। अपने विचार करके बताओ, पता नहीं तुम लोग को। फिर क्या आएगा? रेगुलेशन या विनियमन। रेगुलेशन। इसके बाद कोई नियम है, अगर क्या है? नियम, मतलब कोई भी नियम बनाया गया है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? कानून के अंतर्गत, अगर सरकार की किसी संस्थान बनाया उसको, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा? और क्या होता है? और क्या होगा? अरे एक्ट तो कानून को ही बोलते हैं बेवकूफ़ों। कानून में क्या क्या आता है? अध्यादेश भी एक कानून, कानून तो कानून है ही है। कोई भी एक्ट जो बनाता है संसद बनाती है या राज्य बनाते हैं, राज्य का लेजिस्लेचर, तो राज्य का लेजिस्लेचर या लोकसभा, राज्यसभा वाला संसद कोई भी कानून जो बनाती है उसको इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं। तो एक्ट यहाँ कैसे आ जाएगा? उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, एक्ट किसको उसको माना जाएगा। ये सब भी एक्ट के पार्ट ही हैं। तो मतलब ये अगर किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो इनकी समीक्षा की जा सकती है, इनको वॉइड, नल एंड वॉइड किया जा सकता है, उनकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी अध्यादेश सरकार ने अगर ऐसा जारी कर दिया जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है तो अध्यादेश अपने आप ही क्या कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, ये हम बता रहे हैं। तो क्या आदेश भी ऐसे निरस्त किया जा सकता है सरकार का? विनियमन, कोई रेगुलेशन सरकार ने की हो, कोई नियम बनाया हो, कोई उपविधि हो, अर्थात बाई लॉ, क्या हो? उपविधि, या क्या हो? कोई अधिसूचना। क्या होता है? अधिसूचना, अर्थात नोटिफिकेशन। इसके बाद कोई भी प्रथा या कोई भी परंपरा, यूजुअल एंड कोई भी कस्टम। लिख लो ना, यूजुअल मतलब यूएल। तो ये सभी किसका पार्ट माने जाते हैं? किसका पार्ट माने जाते हैं? ये सभी कानून का हिस्सा माने जाएंगे। मतलब ये अपने आप में क्या है? ये कानून की तरह ही कार्य करते हैं। क्या अध्यादेश एक प्रकार का कानून नहीं है? नोटिफिकेशन नहीं है जारी किया जाता तुम्हें, तो नोटिफिकेशन में कही गई कोई बात अगर किसी के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करेगी, क्या उस नोटिफिकेशन को हटा नहीं दिया जाएगा, निरस्त नहीं कर दिया जाएगा? तो ये सब उसी में तो आएंगे। तो हमने इन शब्दावलियों की हमने बात की है। ये सभी क्या है? कानून है।
लेकिन आर्टिकल 368 की कोई भी बात यहाँ लिखी नहीं गई है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे आर्टिकल 368 भी लिख दिया जाए अगर, या लिखा गया होता, तो आर्टिकल 368 के तहत भी हम मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे, संशोधन नहीं कर सकते थे। एक प्रकार से क्या, इनविंसिबल हो जाते मौलिक अधिकार, कभी इनको हटा ही नहीं सकता था कोई भी। समझ रहे हो? जो जो इसको मिल गया वो मिल गया। मेरा समझ रहे हो कि नहीं? एक तरह से बता रहे हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? और यही बात तुम्हारी किस में लिखी गई है? आर्टिकल 13(4) में। क्या ये कब लिखी गई, इसके बारे में आगे चर्चा डिटेल करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना? फिलहाल के लिए इनको नोट कर लो। यहाँ तक किसी कुछ रह गया और समझ में आया ना आया तो बताओ। तो ये सभी कानूनी माने जाते हैं, कानून का हिस्सा ही, ठीक है ना? और इन सभी में कही गई कोई बात अगर मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करेगी तो इनको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना? और ये काम करे कौन? आर्टिकल 13, 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। समझ गए? जल्दी से नोट कर लो, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना? डेट कितनी है आज? देखो लोग आर्टिकल 13 की बात कर रहे थे। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे? 13। इसमें हमने 4 क्लॉसेस पढ़े थे इसके, 13, 1, 2, 3, 4, है ना? और आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू कैरी करता। क्या कैरी करता? जुडिशियल रिव्यू। साथ ही साथ आर्टिकल 13 में उन लॉज, उन विधियों की बात की गई है जो यदि मौलिक अधिकारों के असंगत हो तो उनका क्या होगा, ठीक है? तो उन विधियों में ऐसी विधियां हो सकती हैं जो संविधान के पहले से लागू हों, ऐसी विधियां हो सकती हैं जो संविधान के बाद बनी हो, ठीक है ना? जो पहले से लागू हैं उनके लिए 3 डॉक्ट्रिन हमने लिखाए थे, ठीक है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, ठीक है ना? दैट मीन्स पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और परित्याग का सिद्धांत। सेवरेबिलिटी में हमने बताया था कि कोई कानून अगर कोई उसकी धारा किसी मौलिक अधिकार का इंक्रोचमेंट, वायलेशन कर रही है तो उस धारा को वॉइड मान लिया जाएगा, लेकिन उस धारा के वॉइड होने से वो कानून ही समाप्ति की ओर हो जाए, है ना? उसका अस्तित्व ना बचे तो उस पूरे कानून को ही एबॉलिश कर दिया जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा उसका, ठीक है ना? रिपील कर दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक्लिप्स में उन्होंने क्या बताया था? कोई कानून जो पहले लागू था लेकिन आज हमने उसको क्या कर दिया है? इनएक्टिव कर दिया है, लेकिन फ्यूचर में उसको फिर से एक्टिव कर सकते हैं। तो इतने टाइम पीरियड के लिए जब तक उसको एक्टिव नहीं रखा जा रहा है वो इनएक्टिव होगा, और इसको बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। थर्ड हमने बताया था परित्याग या वेवर का डॉक्ट्रिन। उसमें क्या होगा? उसमें ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, ये हमने बता दिया, ठीक है? 13 के 2 हमने बताया था संविधान पश्चात विधियों की, वही हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से। 13(3) में उन विधियों की बात की गई थी जिन विधियों के अंतर्गत क्या क्या थे? अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना और कोई उपविधि, प्रथा और परंपरा। हमने 8 बातें बताई, ध्यान रखोगे सभी लोग। इंग्लिश में बोलना चाहें तो ऑर्डिनेंस, दैट मीन्स अध्यादेश, विनियमन, दैट मीन्स रेगुलेशन, नियम, रूल, आदेश, ऑर्डर, अधिसूचना, नोटिफिकेशन एंड उपविधि, बाय लॉ, प्रथा, कस्टम, और क्या बोलते हैं, परंपरा, कोई ट्रेडिशन, कुछ भी चल रहा हो, ठीक है ना? रिचुअल और कस्टम बोलते हैं। यूजेज लिख सकते हो, यूजुअल बोल सकते हो, है ना? तो यहाँ तक पढ़ चुके थे। 13(4) था वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होती। समझ रहे हो कि नहीं? अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 13 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। और इसमें कौन कौन से कानून आएंगे? जो संविधान के बाद बने, उन विधियों की बात आएगी जो संविधान के बाद बने, क्योंकि संविधान के पहले के लिए तो डॉक्ट्रिन है तीनों, है ना? सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स और वेवर, है कि नहीं?
जो संविधान के बाद लागू हुए उनकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कहानी स्टार्ट होती कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, क्या कि क्या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संभव है? क्या संसद के पास ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन कर सके? और इसी के साथ साथ संसद के पास कितनी शक्ति है, वो किस एक्सटेंट तक, किस स्कोप में और किस अथॉरिटी में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। संसद की शक्तियों की बात भी की जाएगी। ये दो क्वेश्चन बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, ठीक है ना, और कैन द पार्लियामेंट टेक अवे द बेसिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स guaranteed by the Constitution? यही तो क्वेश्चन है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट क्या हो सकता है कि पार्लियामेंट किस एक्सटेंट में, किस स्कोप में और कितनी अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास, कितनी पावर है उसके पास कि वो संविधान या संविधान की जगह फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे कि वो फंडामेंटल राइट्स में किस हद तक संशोधन कर सकती है। दैट मीन्स द एक्सटेंट, स्कोप एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। संसद के पास कितनी शक्ति है, ठीक है ना, किस हद तक, किस क्षेत्र में और क्या क्या शक्तियां हैं पार्लियामेंट के पास कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इसके लिए हम डिफरेंट केसेस की स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंट केसेस की स्टडी। जैसे आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत हम पढ़ना चाहें जैसे तो क्या, जैसे सरकार एक कानून लेके आई, नाम था जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1951। इस कानून के अंतर्गत क्या किया गया, जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कई बड़े बड़े जमींदार थे, मतलब किसी के पास 100 बीघा खेती की, 500, 1000, 2000, 5-5 हजार बीघा तक खेती, और किसी के पास 1-2 बीघा भी नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो 4-4, 5-5 हजार बीघा खेती तुम्हारे पास है, तो सरकार ने कहा कि जमींदारी को हटाते हैं, एक नियत सीमा तय कर लेते हैं कि भाई 500 बीघा से ज़्यादा खेती किसी के पास नहीं हो सकती। अब किसी की 3000 में 500 ही बचेगी, 2500 जा रही, सरकार ले रही है इस एक्ट के द्वारा, तो भाई वो तो नाराज हो जाएगा ना। और इसके विरोध में कई जमींदार चले गए सुप्रीम कोर्ट। कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट, है ना। इसके विरोध में जमींदार कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, निर्णय दिया क्या कि जो संपत्ति का अधिकार है, भाई जमीन किसी की संपत्ति होती है ना, किसी की प्रॉपर्टी होती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट से कि आर्टिकल 31 में बेसिक राइट दिया गया है, और वो बेसिक राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, अर्थात संपत्ति का अधिकार। तो जिस अधिकार को फंडामेंटल राइट माना गया है वो नागरिकों के लिए है भारत के, तो उस अधिकार को गवर्नमेंट इस तरह से नहीं ले सकती कि भाई संविधान बात कर रहा है संपत्ति के अधिकार की और गवर्नमेंट ले रही संपत्ति, कोई ऐसा कानून बनाकर। तो आर्टिकल 13(3) यही तो है कि कोई भी एक विधि, क्या ये विधि नहीं थी एक्ट कानून, कि कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी उसको क्या मान लिया जाएगा? निरस्त।
और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट्स के कंट्रावेंशन में माना, कॉन्ट्रडिक्शन में माना कि भाई ये आर्टिकल 31 और जो आपका एक्ट आया ये आपस में एक दूसरे क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और आर्टिकल 13(3) क्या है कि ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकारों के असंगत होंगी वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी, निरस्त। और इसी वजह से आर्टिकल 31 की वजह से जमींदारों की बात सुनी गई और सरकार को बैकड्रॉ करना पड़ा, है ना, पीछे हटना पड़ा कि भाई ऐसे थोड़ा ना जमीन ले लोगे। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है कि नहीं। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसके विरोध में, है ना, क्योंकि भाई उनको जमीन चाहिए थी, उनको जमीन चाहिए थी। जमीन क्यों चाहिए थी कि भाई जिससे सामाजिक न्याय ला सकें। भाई कोई कोई 5-5 हज़ार बीघा वाला है, 2-2 हज़ार बीघा वाला है, 500-500 बीघा खेती किन्हीं के पास, किसी के पास है ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं है, कोई सब ज़मीन किसके पास है, बड़े जमींदारों के पास, तो गवर्नमेंट करेगी क्या, कैसे जो पिछड़ा समाज है, जो है ना पिछड़ा तबका है समाज का, उसके लिए कैसे वो काम करेगी जब कुछ रिसोर्सेस ही नहीं उनके लिए। इसलिए ये एक्ट जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई 1951 में ही। क्या हुआ इस एक्ट में, इस एक्ट के तहत आर्टिकल 31 में आर्टिकल 31A जोड़ दिया गया। ये 31A क्या कहता था, इसमें लिखा गया लैंड रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस को, अर्थात भूमि सुधार और सामाजिक न्याय। भाई भूमि सुधार का मतलब क्या कि जिनके पास कोई भी खेती नहीं है उनको कुछ खेती दी जाए, और जिनके पास बहुत है उनसे थोड़ी सी ले ली जाए। और इसको सोशल जस्टिस के तहत बताया गया कि भाई ये सामाजिक न्याय भी तो है इसमें, नहीं है क्या, तुम बताओ, है ना इसमें सामाजिक न्याय। क्या करो भाई, 5,000 बीघा का कमाओ, खाओगे तो नहीं इतना पेट में जगह होगी। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31A जोड़ा पहले संविधान संशोधन से, और साथ ही साथ जोड़ा आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B में क्या, 9 शेड्यूल बनाई गई, 9 शेड्यूल को स्थान दिया गया, ऐसे कह सकते हो। सरकार ने पहले संविधान संशोधन से नवी अनुसूची जोड़ी संविधान में, और उस नवी अनुसूची को आर्टिकल 31B में रखा, और इसको किससे जोड़ दिया, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से। मतलब ये बात हुई कि 9 शेड्यूल के जो भी विषय होंगे, है ना, वो भूमि सुधार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना, भूमि सुधार कानूनों में आएंगे। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को एक राइट मिल गया, एकाधिकार मिल गया, जिससे वो इस एक्ट को फिर से लागू कर सकती थी। और इस तरह से अब जब गवर्नमेंट ने पहला संविधान संशोधन लेके आई गवर्नमेंट, तो उसके फिर से प्रतिक्रिया हुई। कौन से केस में, तो हम सारे केस लिख रहे हैं एक तरफ से, है ना। पहले तुम लोग इतना लिख लो, है ना, लिखो जल्दी से। तो सभी लोगों ने लिख लिए ना ये दोनों क्वेश्चन, क्यों भाई। तो देखो इसका उत्तर अगर हम देंगे तो इसका उत्तर हमें नहीं देना है, इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है ना, न्यायिक पुनरीक्षण करने का। बात समझ रहे हो कि नहीं। संविधान के साथ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने का ये कार्य किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस डिसीजन के द्वारा, है ना, विभिन्न प्रकार के जो निर्णय दिए आने वाले समय में, उसके आधार पर हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से पार्लियामेंट की एक्सटेंट स्कोप और पावर को बताया है, और उन्होंने कैसे कैसे निर्णय दिए कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकती है, संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है ना, ये पढ़ने जा रहे हैं, लिखो जरा थोड़ा सा। तो सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, ये वर्ड्स हमने लिखे थे, रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये रफ कर दें, किसी को समस्या हो, किसी कुछ पूछना हो यहाँ तक तो ध्यान रखो। जमींदारी कानून लेके आई पार्लियामेंट, उस जमींदारी कानून के विरोध में जमींदार कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी का अतिक्रमण माना,
जमींदारों की भी संपत्ति का अधिकार का हनन हो रहा था ना, अतिक्रमण हो रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए इसको निरस्त मान लिया कि राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त करता है। ठीक है ना। इसके विरुद्ध में संसद ने पहला संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और उसके द्वारा आर्टिकल 31A और 31B जोड़ दिया संविधान में। 31A जो था वो लैंड रिफॉर्म और सोशल जस्टिस से संबंधित था, है ना, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से। और 31B में 9 शेड्यूल और भूमि सुधारों को रखा गया और ये बात कह दी गई कि आर्टिकल 14 और 19 के तहत इन कानूनों को जो आर्टिकल 31B में अर्थात 9 शेड्यूल के जो कानून हैं उनको अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा? संसद ने। ठीक है ना, संसद ने किया संशोधन। अब भाई संसद ने जब ये संशोधन कर दिया तो फिर से जमींदार कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट। तो केस बड़ा फेमस हुआ। केस का नाम क्या था? पहला केस कौन सा आया था? किसी को पता है? क्या है बताओ भाई। हाँ जी, चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक केस की स्टडी करते हैं। ठीक है, ध्यान से। तो पहला केस आया 1951 में। केस का नाम क्या था? वर्सेस भारत संघ या शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसको कि संसद ने किया है वो ऑर्डिनरी लॉ के तहत नहीं आता। क्या कहा? ऑर्डिनरी लॉ के तहत नहीं आता। भाई ऑर्डिनरी लॉ की बात कहाँ की गई? आर्टिकल 13(3) में, और वहां पर आर्टिकल 368 तो है नहीं। तो इसमें 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि अमेंडमेंट को ऑर्डिनरी लॉ नहीं माना जा सकता। और जबकि अमेंडमेंट एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, सामान्य विधि नहीं है, तो संसद के पास शक्ति है कि आर्टिकल 368 के तहत वो संविधान में संशोधन कर सके, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके। ये किसने आया? शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ में। दूसरा केस आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ, है ना, राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य। ये केस आया 1965 में और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को वैसा का वैसा ही रखा। 5 जजों की बेंच इसमें भी थी, इसमें भी वही सेम निर्णय सुनाया गया। ठीक है ना। और ये बात कह दी गई कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना। और कहा, साथ साथ क्या कहा कि आर्टिकल 368 मूल विधि के तहत नहीं आता, मतलब विधि के तहत आर्टिकल 13(3) के अंदर जो विधियां हैं उसके हिस्सा नहीं। सेम रिपीटेड बातें थी, थोड़ा अपना जोड़कर बताया उन्होंने। थर्ड केस क्या आया? थर्ड केस आया तुम्हारा गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ के केस में क्या बोला गया? यह आया था 1967 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की बेंच बनी। कितने जजेस की? 11 जजेस की। और इस 11 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि आर्टिकल 368 भी विधि के तहत ही माना जाएगा। किसके तहत माना जाएगा? विधि के तहत माना जाएगा। और चूंकि ये विधि का हिस्सा है इसलिए आर्टिकल 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं? क्या कहा गोलकनाथ केस में कि आर्टिकल 368 भी विधि के तहत ही आता है और इसलिए आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और गोलकनाथ केस में उन्होंने ट्रांसडेंटल बोला फंडामेंटल राइट्स को। क्या बोला? ट्रांसडेंटल। ट्रांसडेंटल मान होता है अधिकारातीत, जिन पर किसी का अधिकार ना हो। कहा कि ये ट्रांसडेंटल राइट्स हैं,
जो संविधान निर्माताओं ने प्रदान किए, और इस वजह से जो संविधान ने पहले से अधिकार दे रखे हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ये गोलकनाथ केस में कहा। लेकिन अब भाई जब गोलकनाथ के केस में ऐसी बात बोल दी तो फिर से पार्लियामेंट के जो पॉलिसीज थी वो तो रुक गई काफ़ी सारी। भाई वो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि कुछ अधिकार तो वायलेट होते ही है ना। अगर कुछ करना होता है सबका ही थोड़ी ना हो सकता है एक जैसा। तो फिर अगला केस आया, पहले तो एक संशोधन आया, कौन सा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। ये जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया, इसमें क्या बोल दिया गया, इसमें बोल दिया गया कि आर्टिकल, पहले तो इसमें ध्यान रखो, आर्टिकल 13 में चौथी क्लॉज जोड़ दी गई और साथ ही साथ आर्टिकल 368 में सब क्लॉज 3 जोड़ दी गई, ठीक है ना। और इन दोनों का मोटा मोटा एक आउटकम क्या निकला, ये लिखा गया कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात, आर्टिकल 13(3) में जो विधि की बात कही गई है ये आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। अर्थात आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संसद फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट, संसद ने क्या कर दिया कि जो आर्टिकल 368 की जो पहले हेडिंग क्या हुआ करती थी, इसकी पहले हेडिंग थी प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसकी हेडिंग को चेंज करके क्या कर दिया गया, इसकी हेडिंग को चेंज करके कर दिया गया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू amend the constitution and thereof। साथ में प्रोसीजर भी लिखा हुआ था। क्या कर दिया उन्होंने कर दिया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है और यहाँ प्रोसीजर की बात। देखो पहले समझो, आर्टिकल 368 में लिखा था प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का, और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया कि संसद के पास प्रोसीजर भी है और उनके पास शक्ति भी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकें आर्टिकल 368 के तहत। समझ रहे हो कि नहीं। 368 3 जोड़ दिया गया इसके लिए और 13 4 जोड़ दिया गया। दोनों में क्या बात लिखी गई, लिखा गया कि आर्टिकल 13(3) की कोई भी बात या आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होती। और अगर आर्टिकल 368 पर बात लागू नहीं होती आर्टिकल 13 की, इसका अलावा आर्टिकल 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। समझ गया कि नहीं। इसके बाद आया जो एक माइलस्टोन है इंडियन जुडिशरी में। क्यों माइलस्टोन बोलते हैं आगे पढ़ते हैं, पर लिख लो समझ लो। कौन सा केस आया केशवानंद भारती केस। वर्सेस केरल राज्य, और यह है 1973 में। इस केस में क्या बोला गया, इस केस में जो पार्लियामेंट ने संशोधन किया था इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना। 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। कितने जजेस की, 13 जजेस की, और मेजोरिटी से अर्थात 7-6 से इन्होंने निर्णय दिया कि संसद के पास शक्ति है कि आर्टिकल, और उन्होंने ये भी कहा कि इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो पहले हेडिंग थी प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी संसद को शक्ति ही प्रदान करती है संविधान संशोधन करने की। नहीं, इस प्रोसीजर को बताया क्यों गया यहाँ पे, देखने के लिए। तो ये अपने आप ही कंटेन करता है शक्ति को, तो इस चेंजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया। मेरा समझ रहे हो कि नहीं। उस समय के जो चीफ जस्टिस उनका नाम था SM सीकरी। क्या नाम था, SM सीकरी, ठीक है ना। और इस केस का जो रिजल्ट आया था वो आया था 24 अप्रैल 1973 को। ये बात ध्यान रखो, ठीक है ना।
ये केस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी केस में संविधान के मूल ढांचे की बात की गई। किसकी? मूलभूत ढांचा, दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर की। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की कोई परिभाषा नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, बस इतना ही कहा कि संसद कोई भी संशोधन आर्टिकल 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में भी और संविधान के किसी विभाग में, सब में कर सकती है, प्रस्तावना में भी कर सकती है। और इसी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। हालांकि जो बेरुबारी का केस था उसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और संविधान का भाग नहीं इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें क्या उन्होंने कहा कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में और संविधान के किसी विभाग में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते वो संविधान के मूलभूत ढांचे का अतिक्रमण ना करे। तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। वेरियस डिसीजंस जो समय के साथ साथ आते गए उनमें उन्होंने बताया कि हाँ ये चीज़ है। उन्होंने पहले बोल भी दी थी कि समय के साथ साथ ये बातें क्लियर होती जाएंगी कि क्या संविधान का मूल ढांचा होगा और क्या नहीं होगा। जैसे स्वतंत्रता, लोकतंत्र, गणतंत्र, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता, है ना, अखंडता, भाईचारा, है ना, बंधुत्व जिसको बोलते हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो सामंजस्य है, इसको मिनर्वा मिल्स केस में बताया था उन्होंने। तो ये संविधान के मूल ढांचे माने, ठीक है ना। तो इसकी कोई सॉलिड व्याख्या नहीं है, ना इस पर कोई चीज़ बताई गई कभी। सुप्रीम कोर्ट ही वेरियस डिसीजन से इसको बताती रहती है अपने, समझ गए। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जब बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दे चुका था, है ना, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल देने के बाद भी गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, वो 42वां संविधान संशोधन लेके आए। कब? 1976 में। और इसमें क्या किया उन्होंने? इसमें उन्होंने कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर कोई बात ही नहीं। उन्होंने आर्टिकल 368 में 4 और 5 जोड़ दिए। अब क्या जोड़ दिए कि आर्टिकल 368(4)(5) में लिख दिया उन्होंने कि कोई भी संशोधन जो फंडामेंटल राइट्स में किया जा रहा है, ठीक है ना, अगर वो नवी अनुसूची का हिस्सा है, ठीक है ना, तो आर्टिकल 368(4) और 5 के तहत सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं कर सकता। समझ रहे हो कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू कर्टेल करने की कोशिश की गई यहाँ। इसके बाद 1980 में आया मिनर्वा मिल्स का केस। कौन सा? मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में फिर से बात रिपीट की गई कि केशवानंद भारती के केस के बाद से जो कोई भी संशोधन किया जा रहा है, कोई भी संशोधन अगर किया जा रहा है और अगर वो संविधान के मूल ढांचे का अतिक्रमण करता है तो उसको आप अपने आप ही नलीफाई अर्थात निरस्त मान लिया जाएगा। किसमें कहा गया? मिनर्वा मिल्स केस में कहा। जो लोग कल नहीं थे क्लास में, हम उनके लिए क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, क्या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है? जब ये प्रश्न उठा तो इसको समय समय पर जो केसेस आते रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, न्यायिक व्यवस्था के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में अपने वर्डिक्ट दिए, जिससे ये बात समझ में आई कि क्या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है या नहीं कर सकते। तो हमने बताया था तुम लोगों को कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जमींदारी कानून लेके आए। वो उसमें क्या था, जो बड़ी ज़मीन वाले किसान थे, जमींदार थे, उनकी ज़मीनों को लेके सरकार ने क्या किया कि एक बैरियर लगा दिया कि इसके ऊपर जिसके पास भी ज़मीन है वो ज़मीन किसकी होगी? सरकार की। क्योंकि भाई स्वतंत्रता के समय इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं सभी के पास, इतने बड़े जमींदार थे, सरकार के पास क्या होता? फिर सरकार तो बनी थी।
तो सरकार ने ये सोचा कि जमींदारों से ज़मीन लेते हैं और छोटे किसानों में बांटते हैं, सरकार अपने प्रयोग के लिए रखेगी उनको, जिससे न्याय मतलब सामाजिक विकास कर सके आगे। ज़मीन ही नहीं तो संस्थान कहाँ बनेंगे बताओ? ज़मीन तो किसी के किसी न किसी के पास है सारी, है कि नहीं? तो इसलिए गवर्नमेंट जमींदारी एबोलिशन एक्ट लेके आई 1951 में, लेकिन इसको चुनौती दी गई जमींदारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार है और सरकार के विरोध में फैसला दिया, सरकार के विपक्ष में फैसला दिया। क्यों दिया? क्योंकि आर्टिकल 31 जमींदारों को भी संपत्ति का अधिकार देता है, जैसे भारत के अन्य सभी नागरिकों को है। भाई किसी की ज़मीन ऐसे कैसे ले सकते हो आप जब आपने संपत्ति का अधिकार दे रखा है? ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको पलटने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने के लिए उन्होंने पहला संविधान संशोधन कर दिया 1951 में, और संविधान में नवी अनुसूची जोड़ दी। आर्टिकल 31 के पावर को कम कर दिया। कैसे? 31 में 31A जोड़ दिया और 31B जोड़ दिया। 31A में उन्होंने रख दिया भूमि सुधार और सामाजिक न्याय। भाई भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की जब बात कर दी गई 31A में, तो ये बात तो सीधे से स्पष्ट हो गई ना कि आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसकी शक्ति अपने आप ही क्या हो गई? कम। क्योंकि सरकार 31A को इशू बना के किसी की जमीन ले सकती थी। किस नाम पे? क्योंकि हमें सामाजिक विकास करना है, सरकार को चाहिए जमीन किसी न किसी डेवलपमेंट के कार्य के लिए, है कि नहीं? तो 31 में A में रख दिया गया भूमि सुधार और सामाजिक न्याय, और 31B में नवी अनुसूची रख दी गई। 8 अनुसूचियां पहले से थी, नवी जोड़ दी गई, और नवी अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून रख दिए गए, और कहा कि नवी अनुसूची में जो भी कानून है उस पर कोई भी न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब संपत्ति का अधिकार के तहत उस पर कोई भी उसको इश्यू को रेज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है ना? अब क्या हुआ, इसके विरोध में शंकरी प्रसाद का केस आया। जब गवर्नमेंट ने पहला संविधान संशोधन कर दिया तो इसके लिए क्या आया, शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस भारत संघ का केस 1951 का। इसमें जमींदारों की अगुवाई कौन कर रहे थे? शंकरी प्रसाद सिंह देव। इन्होंने जब ये बात उठाई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने चेक की वैलिडिटी किसकी? नवी अनुसूची की, आर्टिकल 31A 31B की, और कहा कि ठीक है, आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है संसद को, और आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता। विधि के अंतर्गत बाकी शब्दावलियां तो आती हैं, जैसे उपविधि, विनियमन, हमने बताया था, अध्यादेश, आदेश, नियम, प्रथा, परंपरा, ठीक है ना, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, मतलब ये सब तो आते हैं, लेकिन आर्टिकल 368 विधि के अंतर्गत नहीं आता, और इसलिए आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए सरकार फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। और फैसला किसके पक्ष में गया? गवर्नमेंट के पक्ष में, शंकरी प्रसाद सिंह के केस में। फिर इससे मिलता जुलता सज्जन सिंह का केस आया 1965 में, स्टेट ऑफ राजस्थान के विरुद्ध में। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बड़ा वर्डिक्ट में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में संशोधन की बात कही गई थी, और यहाँ पर किस बात को स्वीकृति दे दी गई कि संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 की शक्ति का प्रयोग करके। लेकिन 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के केस में 11 जजों की बेंच बनी, ठीक है ना, और इस पीठ ने क्या फैसला दिया कि आर्टिकल 368 भी विधि के अंतर्गत ही आता है, और इसलिए आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे संविधान में ट्रांसेंडेंटल पोजीशन रखते हैं, उनको एक अनुभवातीत संज्ञा प्रदान की गई है ना, अर्थात उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो संविधान निर्माताओं ने हमें प्रदान किए। समझ रहे हो कि नहीं? और इस वजह से गोलकनाथ के केस में क्या हुआ, सरकार के विरुद्ध फैसला गया, ठीक है ना। क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए सरकार या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये बात बोल दी गई। फिर अगला क्या हुआ, गवर्नमेंट को उसको पलटना था भाई,
तो गवर्नमेंट 24th अमेंडमेंट करती है 1971 में, और उससे आर्टिकल 13(4) और 368(3) जोड़ देती है। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 368 की जो पहली हेडिंग थी, पहली हेडिंग क्या थी? पहली हेडिंग थी प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये थी कि नहीं थी? लेकिन गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके क्या लिख दिया? बोल दिया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ। इससे क्या बात साबित हुई? इससे ये बात साबित हुई कि गवर्नमेंट के पास पावर भी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और उसके प्रोसीजर को भी वो चेंज कर सकती, ठीक है ना। साथ ही साथ आर्टिकल 13(4) में कहा गया कि विधि के अंतर्गत आर्टिकल 368 नहीं आता, बोला था कि नहीं? और आर्टिकल 368(3) में क्या लिख दिया? जहां पे संविधान संशोधन की बात की जाती है वहां लिख दिया गया कि आर्टिकल 13 में कही गई कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। अर्थात आर्टिकल 368 के पास शक्ति है संविधान संशोधन करने की, और इस संशोधन के द्वारा सरकार को जो पुरानी उसकी शक्ति थी फिर से प्राप्त हो गई। लेकिन इसको फिर चुनौती दी गई केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के केस में 1973 में। इसको एक माइलस्टोन केस बोला जाता है इंडियन जुडिशरी में, ठीक है ना, ठीक है ना। 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच आज तक यही बनी है। 7-6 से फैसला दिया। उस समय के चीफ जस्टिस थे SM सीकरी। 24 अप्रैल 1973 को वर्डिक्ट आया, ठीक है ना। तो केशवानंद भारती के केस में भी ये एक इंडियन मॉन्क थे, है ना। अभी इनका 6-7 महीने पहले देहांत हो गया केरल में ही, ठीक है ना। तो इनकी जमीन सरकार ने ले ली थी इस कानून के द्वारा, तो इसके खिलाफ वहां गए केस में, कोर्ट में, क्योंकि इनके गुरु द्वारा इनको जमीन दी गई थी, ये वहां पढ़ाते लिखाते थे, शिक्षा देते धर्म की, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी सरकार का साथ दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में जो पहले हेडिंग थी वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति किसकी? जो संसद के पास शक्ति है इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन करने की, ये दोनों ही कैरी करती, ठीक है ना। इसलिए इसकी हेडिंग को चेंज करने कोई अर्थ नहीं। भाई प्रोसीजर अगर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तो सीधी सी बात शक्ति भी है। संशोधन कैसे करेगी सरकार? शक्ति तो अपने आप ही आ जाएगी ना, प्रोसीजर दिया हुआ है। नहीं, प्रोसीजर देने का मतलब क्या है 368 में? समझ पा रहे मेरी बात की नहीं? तो एक बात तो ये कही, दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात बोली कि सरकार संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे वो प्रस्तावना हो, हालांकि बेरूबारी के जो केस था 1960 में, उसमें सरकार ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था? उसमें दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इस वजह से प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें उसको भी चेंज कर दिया, ओवररूल कर दिया। एक तो गोलकनाथ केस को वर्डिक्ट को पलट दिया, सरकार का साथ भी दे दिया, 368 की हेडिंग को बहाल कर दिया। कोई मतलब ही नहीं इसका, क्योंकि इसमें शक्ति और संशोधन करने की प्रक्रिया दोनों ही निहित हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या बोल दिया? मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया। इसमें क्या होता था? एक मिनट रुको जरा। ठीक भाई, तो हमने क्या कहा कि 24 अप्रैल 1973 को एक केस का वर्डिक्ट आया। इसमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना प्रीवियस डिसीजन था गोलकनाथ के केस में, इसको ओवररूल किया, पलट दिया, गवर्नमेंट का साथ भी दिया। 368 ने बदलाव कर दिया, कहा कि प्रोसीजर में अपने आप ही शक्ति भी नहीं थे संसद की संविधान संशोधन करने की, ठीक। और ये तो कह दिया कि गवर्नमेंट प्रस्तावना हो, चाहे मूल अधिकार हो, मौलिक अधिकार, और चाहे संविधान का कोई भी भाग हो, हर जगह संशोधन कर सकती है, बशर्ते संविधान के मूलभूत ढांचे का अतिक्रमण ना हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रश्न उठता है कि ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कह दी कि सरकार संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ना हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की कोई परिभाषा अभी तक दी नहीं गई है। बेसिक स्ट्रक्चर में वो चीज़ें आती हैं जो संविधान का मूल है, जिससे हमारा संविधान बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट अपने वर्डिक्ट में, डिसीजंस में ये धीमे धीमे बताता रहता है। ऐसी बात कही गई थी। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बेरुवारी केस समझ में आया? उसमें क्या हुआ था 1960 में? उसमें बताया गया था क्या बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है,
अर्थात प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, उसको भी यहाँ पलट दिया। यहाँ क्या कह दिया, प्रस्तावना हो, मौलिक अधिकार हो और संविधान का कोई भी भाग हो, हर जगह संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा, आर्टिकल 368 की शक्ति का प्रयोग करके। सिर्फ और सिर्फ संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन ना हो। तो कुल मिला के अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कौन से वर्डिक्ट में दिया गया, कौन से निर्णय में दिया सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के केस में। कब हुआ था ये केस, 1973 में। इसकी डेट पूछी जाती, 24 अप्रैल 1973 को इसका फैसला आया था। तो यहाँ तक हमने सबको बता दिया था, किसी कोई दिक्कत थी यहाँ तक, इसके बाद बताया था क्या? ठीक है, तो ये हम रब कर दें आप। ऑफ करो जरा। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। कल से डेट कितनी है आज, 10। देखो तो केशवानंद भारती केस जब हो गया तो उसके बाद बात आई बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन की, ठीक है ना। ये कहा गया कि सरकार किसी भी भाग में संविधान संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 का प्रयोग करके, बशर्ते संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मूलभूत ढांचा, उसका वायलेशन ना हो, उसका अतिक्रमण ना हो। तो इसके विरोध में फिर से गवर्नमेंट ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन। मतलब कुल मिला के इनको सारी फ्रीडम चाहिए है। चलो देखते हैं क्या हुआ। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, पहली बात तो पार्लियामेंट ने इसको क्यों पास किया, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ओवर रूल करना था, है ना, पलटना था, ठीक है ना। वो संतुष्ट नहीं थे उसके निर्णय से। तो गवर्नमेंट ने क्या, उन्होंने आर्टिकल 368 में चौथी और पांचवी क्लास जोड़ दी। कौन सी, चौथी और पांचवी क्लॉज। और इनका मोटा मोटा ये समझ लो ये था कि ये दोनों आर्टिकल, ये दोनों प्रावधान या संशोधन संसद को निरंकुश शक्ति प्रदान करते थे, अनब्रिडल्ड पावर प्रदान करते थे, ठीक है ना। ये निरंकुश शक्ति प्रदान करता था कि संसद जो चाहे संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के द्वारा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि संसद द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बताइए बात सही है क्या, है? बिल्कुल गलत बात है कि नहीं? तो सोच है अपनी अपनी, क्योंकि ध्यान रखो कि केशवानंद भारती केस में भी बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन तो आया था, लेकिन ये भी तो सोचो कि निर्णय 7-6 से हुआ था, अर्थात 6 न्यायाधीश विरोध में थे उसके, सिर्फ एक वोट से, चीफ जस्टिस के वोट से फैसला हुआ था। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये एक समझ है कि उस समय के हिसाब से आज ये व्यवस्था चल रही है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? हाँ, तो ध्यान रखो। तो क्या किया संसद ने आर्टिकल 368(4) और 368(5) जोड़ दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो डॉक्ट्रिन है उसको हटाया जा सके, उसको पलटाया जा सके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को। तो 368(4) निरंकुश पावर देता था, कैसे? अनब्रिडल्ड पावर टू पार्लियामेंट for to amend the constitution by using the power of article 368 एंड साथ साथ ये भी बोल दिया गया 5वीं क्लॉज में कि इस प्रकार के किसी भी संशोधन को, तो एनी अमेंडमेंट which is done by using article 368 can't be challenged in court। ठीक है ना, बीच से हम लिख देना, ठीक है। मेरी बात समझ में आई सभी की? नहीं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है क्या?
तो कौन कौन से थे? चौथे में क्या था? संसद के पास निरंकुश शक्ति कि वो संविधान संशोधन कर सकती 368 का प्रयोग करके। लेकिन और यहाँ क्या लिख दिया गया कि इस प्रकार किए गए किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ में आ गया सभी को? एक एक करके बताएंगे, जल्दी नोट करो। इसके बाद से क्या है, हेडिंग जरूर डाल लेना। इसके बाद आया तुम्हारा मिनर्वा मिल्स का केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह है तुम्हारा 1980 में। और ध्यान रखो जब हम इस केस को पढ़ेंगे इसके साथ साथ हम एक केस और पढ़ेंगे, कौन सा? इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, वामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आया था 1981 में, इसके बाद हम दोनों पढ़ेंगे। चलो हम बता दे रहे हैं, मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आर्टिकल 368 और 304 और 5 जो संशोधन करके जोड़े गए हैं ये कहीं पर भी जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं करते हैं और इस वजह से इनको मान्यता नहीं दी जा सकती और इनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? कि आर्टिकल 368(4) और 368(5) को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है और इसी वजह से इनको मान्यता, इनको हम इनवैलिड घोषित करते हैं, इनको इनवैलिड घोषित कर दिया। इसके बाद वामन राव का जो केस था इसमें आर्टिकल 31 और 31B की वैलिडेशन चेक करनी थी कि आर्टिकल 31A और B कितने वैलिड हैं कानूनी रूप से। तो इसमें यह बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आर्टिकल 31A और B दोनों ही अपनी जगह वैलिड हैं, लेकिन जो 31B में जो नवी अनुसूची है, नवी अनुसूची में कोई भी कानून जो केशवानंद भारती के केस के बाद डाला गया है वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा, ठीक है ना? उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। बात समझ आई सभी की नहीं? तो ये दोनों केस एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? दोनों का आउटकम एक ही जैसा है। अब नोट करो, ये वामन राव केस समझ लो फिर से एक बार। देखो वामन राव का केस आर्टिकल 31A और 31B की वैधता को चेक करने के लिए आया था, ठीक है ना? और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि केशवानंद भारती के केस के बाद जितने भी निर्णय हुए हैं, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, केशवानंद भारती के बाद जितने भी संविधान संशोधन होंगे उसमें मूलभूत ढांचे का सिद्धांत लागू होगा। 31A और 31B ये 1951 में हुए थे केशवानंद भारती केस से पहले, इसलिए इनकी वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकते हैं मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत। ये इसका मेन आउटकम है। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? क्योंकि आर्टिकल 31A और B कब आए थे? 1951 में आए थे कि नहीं आए थे? और केशवानंद भारती केस इसमें इन पर क्यों लागू हो गया? क्योंकि ये केशवानंद भारती के केस के बाद आया था ये, और इसलिए यहाँ मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया गया कि मूल ढांचे के सिद्धांत को ये अपोज करता है और इसलिए इसको नलीफाई कर दिया गया दोनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कर दिया कि नहीं कर दिया? कौन से केस में? मिनर्वा मिल्स के केस में। अब समझ गए सभी लोग? लिख लो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी क्या है कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है। इतने सारे केस आए, इनका आउटकम क्या हुआ, ठीक है ना? तो इनका समेशन ये निकला कि संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह संविधान के मूल ढांचे का अतिक्रमण ना करे, ठीक है ना? यहाँ पर यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि मूल ढांचे का सिद्धांत तो दिया गया है लेकिन मूल ढांचे की व्याख्या नहीं की गई है अभी तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने डिफरेंट निर्णयों में उसकी व्याख्या करता रहता है, ठीक है ना? तो लिखो, हैंड डालो निष्कर्ष। लिखो समेशन। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो तत्व हैं जो संविधान के मूल ढांचे निर्माण करते हैं, जिनकी अभी तक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है डिफरेंट टाइम में, ठीक है ना? तो हेडिंग डाल लो एक और, मूल ढांचे के तत्व अर्थात फीचर्स ऑफ
बेसिक स्ट्रक्चर। क्या क्या आएंगे इसमें, जरा कोई बताना चाहेगा? मैं सबसे पहला गुण क्या है? संप्रभुता, है ना, अर्थात सोवरेंटी। दूसरा गुण क्या है? और बताओ? पंथ निरपेक्षवाद, है ना। दैट मीन्स सेकुलरिज्म। स्वतंत्रता, दैट मीन्स फ्रीडम। समानता, दैट मीन्स इक्वेलिटी। इसके बाद बंधुत्व, बंधुत्व क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मूर्खों? फ्रैटर्निटी। अगला बताओ क्या होगा? अखंडता। अखंडता क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। और क्या क्या आ जाएगा? लोकतंत्र, अर्थात डेमोक्रेटिक सिस्टम। फिर गणतंत्र, अर्थात रिपब्लिकन सिस्टम। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या ये मूल ढांचा नहीं है? और इसको कैसे लिखते हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात जुडिशियल रिव्यू। और मिनर्वा मिल्स के केस में क्या बताया गया था? क्या घोषणा की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा? एक बात और, कि सरकार को चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में जो सामंजस्य है उसको बनाए रखे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स, ये समझ में आ रहा है ना, एंड डीपीएसपीस या डीपीएसपी लिख रहे हैं के मध्य कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे संप्रभुता की बात की जाएगी, ठीक है ना, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर संप्रभुता से रिलेटेड कोई भी अगर अमेंडमेंट आता है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट उसमें जुडिशियल रिव्यू रखता है। इवन जुडिशियल रिव्यू भी अपने आप में क्या है? फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। नोट कर लो सभी लोग। देखो भाई, तो ये हो गए बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ फीचर, ठीक है ना, इन पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद एक केस और आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस। क्या नाम था? IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। ये आया था तुम्हारा 2007 में। कब आया था? 2007 में। अच्छा, इस केस का महत्व इसलिए भी है कि इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है। इस केस का दूसरा नाम क्या है? इसको हम 9 शेड्यूल केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 9 शेड्यूल केस, अर्थात नवीं अनुसूची का केस। क्या है नवीं अनुसूची का केस?
देखो उस समय के चीफ जस्टिस कौन थे 2007 में? चीफ जस्टिस थे वाई के सबरवाल। क्या नाम था? वाई के सबरवाल। और इस केस में 9 जजेस की पीठ बनी, 9 जजेस की बेंच बनी। और बड़ी बात क्या है कि इस पीठ ने 9-0 से अर्थात यूनानिमसली डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया? कि 1973 के बाद से जो भी कानून नवीं अनुसूची में शामिल किए जाएंगे, भाई पहले ये था कि नवीं अनुसूची में जो भी कानून डाल दिए जाएंगे उन पर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है। तो अब जुडिशियल रिव्यू के हम बता चुके हैं, सॉरी 9 शेड्यूल की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इसमें 9 शेड्यूल में 284 कानून हैं, बताए थे ना। इसमें कुछ स्टेट लॉज भी आते हैं और कुछ सेंट्रल लॉज भी आते हैं, यूनियन लॉज भी आते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 284 कानून हैं जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हैं। लेकिन 2007 के कोयले केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया यूनानिमसली, है ना, मतलब संपूर्ण जो पीठ थी सबका एक ही डिसीजन था सभी जजेस का, क्या कि 1973 के बाद से अगर नवी अनुसूची में भी कोई कानून शामिल किया जा रहा है तो यदि वह संविधान के मूल ढांचे का वायलेशन करता है तो उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज वो नवी अनुसूची में डाल दिया गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो संविधान के मूल ढांचे का अतिक्रमण करता रहे और वो बना भी रहे। अर्थात 1973 के बाद से, केशवानंद भारती के केस के बाद से नवी अनुसूची में भी कोई कानून अगर डाला गया है तो वो भी जुडिशियल रिव्यू में आएगा। लेकिन उसके पहले तक जो भी केस उसमें आ चुके थे, कुल मिला के 284 कानून, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हैं। समझ गए? और इसमें कई स्टेट लॉज भी हैं, कई सेंट्रल लॉज भी हैं। समझ आई बात की नहीं? ये पूरी रूपरेखा थी कि क्या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो समझ में क्या आया तुम लोग को? समझ में ये आया होगा कि संविधान के हर भाग में संशोधन किया जा सकता है। कौन करेगा? संसद। कैसे करेगी? आर्टिकल 368 की शक्ति का प्रयोग करके, बशर्ते जो संशोधन किया जा रहा है वो संविधान के मूल ढांचे का अतिक्रमण ना करे, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करता हो। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नवी अनुसूची का केस है कि 1973 के बाद से नवी अनुसूची में भी जो कानून पढ़ेंगे वो भी जुडिशियल रिव्यू में आएंगे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट उन पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। सभी को बात समझ में आ गई? तैयार कर लोगे इसको? ठीक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है ना। बस यहीं तक था, इसको तैयार करो, आगे पढ़ेंगे फिर आर्टिकल, ठीक है।